वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है, सेगमेंट है, जैसे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में अर्ज़ किया, अगर आपको मौका मिल गया प्रोग्राम शुरू से देखने का, तो उसमें ये बताया गया कि ये जो सेगमेंट हमारे होते हैं, इसमें कोशिश होती है कि आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए। और रवा हफ्ते में जितने भी प्रोग्राम्स रहे, उसमें मुख्तलिफ आपकी जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं उसके ऊपर हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये आज जुमे का रोज़, इससे पहले जो सेगमेंट था उसमें आपके रूहानी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि आपके जो नफ्सियाती मसाइल हैं इसके ऊपर बात की जाए। अब ये बड़ा करीबी मामला है, आपसे कुछ देर पहले भी ये बात हुई कि कुछ जगह रूहानी मामला नहीं थे तो वहाँ यकीनन कोई ना कोई नफ्सियाती मामला भी ज़रूर था। और नफ्सियाती मामला या नफ्सियाती कोई बीमारी अगर किसी को लाहक है तो उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को समझाया जाए कि नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भी जिस्मानी बीमारी का इलाज करवाना है। और उसमें जब आप किसी चीज़ में कोई महसूस नहीं, तो यकीनन नफ्सियाती मसाइल के लिए भी जब आपको इलाज की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारे लोगों को है, तो इसमें भी किसी किस्म की कोई शर्म या आर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, शुरू में जब हमने सिलसिला शुरू किया था तो इतने सवालात मौसूल नहीं होते थे, ताहम अब इस वक्त खुदा का शुक्र है कि लोग खुलकर सवालात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो उनको दरपेश है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात के मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से। मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और पाकिस्तान से बाहर बहुत अरसे तक मुकीम रहे, मुख्तलिफ ममालिक में आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उसके बाद फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान में सिलसिले का आगाज़ किया शफीक यासीन हॉस्पिटल के नाम से, कराची में अपना हॉस्पिटल जो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, तो उसको ज्वाइन किया और फिर वहाँ पे नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मुख्तलिफ़ किताबें भी आपने इंसान की नफ्सियात के हवाले से लिखी हैं और तहकीक का काम भी जारी है। तो जनाब डॉक्टर शफीक यासीन साहब सुबह के वक्त आज मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी जारी थी सेगमेंट के शुरू होने से पहले, और बात हो रही थी, मैं आजकल जब देखता हूँ लोगों को सोशली, जब देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, जब देखता हूँ उनकी बातें जो वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उससे समझने की कोशिश करता हूँ कि यकीनन नफ्सियाती मसाइल का तो शिकार हम सब हैं। और अब ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है, मैंने कुछ देर पहले पॉइंट आउट किया था, मैंने इसके ऊपर पूरे हफ्ते रिसर्च की कि ये चक्कर है क्या कि एआई के ज़रिए अपनी शक्लों को अच्छा बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना और उसके बाद फिर लोगों से लाइक्स लेना, एक अप्रिसिएशन एक मिलने का वो है, क्योंकि शायद कहीं और से नहीं मिलती, तो सोशल मीडिया पे जो अप्रिसिएशन मिलती है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है कि अगर लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड बन गया। अब जब ये ट्रेंड बन जाता है तो फिर आपको पता है हमारे यहाँ ट्रेंड को फॉलो करने वाले हर तरह के लोग हैं, उसमें शायद वो लोग भी हैं जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सब इसमें क्यू में लग जाते हैं। और फिर वो एक क्यू लगी हुई है जिसके अंदर एआई के ज़रिए अपनी तस्वीरों को ज़्यादा अच्छा बना के, खूबसूरत बनाकर दिखाया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है। ये मामला है क्या? फिर मैंने बड़ी रिसर्च की कि सेल्फ ऑब्सेशन, नार्सिज्म, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, क्या इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती भी हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए कि क्यों ऐसे ट्रेंड्स जो हैं बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे आजकल टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। प्लीज़। गुड क्वेश्चन है, आपने अच्छी रिसर्च की है यहाँ से। आई एम रियली हैप्पी कि मुझे लग रहा है कि आप साइकेट्री की तरफ, नफ्सियात की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपका रुझान पड़ रहा है। एंड आई होप कि ऑडियंस भी जो है ना वो भी इस कोशिश में लगी रहे कि वो भी समझने की कोशिश करे, पढ़े और सवाल पूछे, क्योंकि जैसे आपने बोला हम सब में नफ्सियात के इश्यूज होते हैं। हम की हर एक की पर्सनैलिटीज़ हैं अलग अलग। जहाँ तक जिस पर्सनैलिटी की आप बात कर रहे हैं, जो कि समझती हैं कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस पे जिनका रुझान ज़्यादा है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या कुछ केसेस में शायद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो लेकिन नार्सिसिज्म का जो है वो रुझान ज़्यादा हो, तो उनमें ये होता है कि वो चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें, अच्छे लगें,
लोग उनको इम्पोर्टेंस दें, वो ऐसी जगह पे जाएं जाके तस्वीरें खिंचवाएं ऐसे लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट हों, या फिर अंडर द स्पॉटलाइट रहना चाहते हैं वो। तो उसमें कि बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए हर इंसान, अगर हम साइको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुपर ईगो, ईगो एंड इट, दीज आर द थ्री फोर्सेस। जी। सुपर ईगो को हम कह सकते हैं कि हमारा ज़मीर, या इट को कह सकते हैं हमारी ख्वाहिशात, और ईगो इज़ बेसिकली द मेन पर्सन यू आर, एंड तुम्हारा ईगो क्या है। तो इसके अंदर जंग चलती रहती है इंसानों के दरमियान इन तीन फोर्सेस में। और इन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो ईगो ज़्यादा पावरफुल होता है, राइट। और सेल्फ इम्पोर्टेंस उसकी ज़्यादा होती है। उसमें ये होता है कि अगर वो कोई उनके खिलाफ कुछ बोले तो वो बड़े जल्दी उनको बुरा भी लग जाता है और पसंद नहीं आता। और अगर वो अपनी दुनिया में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे वो सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें वो करेंगे जहाँ उनको लाइक्स मिलते हैं, सपोज फेसबुक पे, या फिर पसंद किए करते हैं लोग, तो देखते रहते हैं कितने लोगों ने हमें लाइक किया, कितने लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, तस्वीरें डाल रहे हैं, और उनकी बेसिकली अंदर की दुनिया उसी के गिर्द घूम रही होती है। जिसे हम एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस कह सकते हैं, कि जो बाहर से खरीदी हुई खुशियां हैं, जी। एक तरह से आसान लफ्जों में आप कह बिल्कुल सकते ठीक हैं। है। इसी तरह आपने ट्रेंड भी देखा होगा कि जिनके ज़्यादा दोस्त हैं फेसबुक पे, वो ज़्यादा कहते हैं हमारे इतने दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं। जी। तो बिल्कुल ऐसा ही। और तो बेसिकली बात वो पिछले ज़माने में होती थी कि आपके असल में शायद 2 या 3 अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से, आपको जी। लकी हैं कि अगर जी। आपके अच्छे दोस्त मिल जाए आपको तो। लेकिन आजकल तो लोगों के पता नहीं कितने हज़ारों दोस्त होते हैं फेसबुक पे, एग्जैक्टली। उसके बावजूद बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक्चुअली जाके फिजिकली किसी दोस्त से मिलें और कुछ काम की बातें करें, या बिल्कुल। खुशी की बातें करें, अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करें। तो ऐसा अब कम होता जा रहा है, और ये नार्सिसिज्म बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया ने जिस जगह पे हमें लगा दिया है, और जो जो एप्लीकेशंस और डिफरेंट हमें फोरम्स मिल रहे हैं, उस पे जो है ना लोग उस डगर पे चल गए हैं कि उस आइसोलेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, और बेसिकली उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जो कि कई दफ़ा सिर्फ मीडिया के हद तक हैं, या फिर अगर वो जाते भी हैं तो ये सोच के जाते हैं कि हम ये तस्वीरें जो है ना किस तरह से सोशल मीडिया पे लगाएंगे बिल्कुल तो ठीक हमें है। क्या इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन ये ऐसी दौड़ है जिसके जिसके कोई इवेंचुअली ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र नहीं आते, क्योंकि हम एकेडमिक से हट गए हैं, हम इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से हट गए हैं, हम मॉरल एंड एथिकल जो है एरियाज़ के बारे में काम करने पे या उस पे सोचने से हट गए हैं। अपनी डेवलपमेंट और अपने मुल्क की और अपने आसपास लोगों की डेवलपमेंट और उनकी खुशियों से हटते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नेगेटिव है कई 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 हद तक। और जिस तरह से अपने माशी हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इसमें तो और मसला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लॉन्गेस्ट टाइम ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम को और ज़ाया करना रादर कि अपनी डेवलपमेंट पे उसको इन्वेस्ट करना, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आपको इस दौड़ में दुनिया में अगर दुनिया की दौड़ में अगर आपको हिस्सा लेना है, देखें आपके अड़ोस पड़ोस के मुल्क देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अब अगर मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्से, और देखा है मैंने कि हमारे अड़ोस पड़ोस चाइना हो गया और दूसरे कंट्रीज़ हो गए, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक हैं, रिसर्च है, एजुकेशन है। और हम जो हैं अगर इसी दलदल में घुसते चले जाएंगे सोशल मीडिया के, और अपने टाइम को सही यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली हम और पीछे की तरफ आएंगे, आगे की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वेरी राइट। डॉक्टर साहब, मैं कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो एक साहब से मेरी इस बारे में बात हुई। मैंने कहा आप क्यों रात को जल्दी नहीं सोते जब आपके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू नो बेटर कि अगर आप जल्दी सोएंगे तो आपके मामला हल हो सकते हैं। आपको पता है ऐसा नहीं है कि आपको इस बारे में नहीं है। तो एक चीज़ सामने ये आई कि हम कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते, और फिर ये कि अपने आप से एक सवाल कि अगर इतनी जल्दी सो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें शायद दुनिया में मिस कर देंगे। कुछ बहुत सारे लोगों ने इसकी कुछ इस तरह की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है
कि मरने के बाद शायद हमने सो जाना है, तो हमें वी डोंट नीड कि हम रात को टाइम ज़ाया करें। कुछ इस तरह के भी आइडियाज़ मैंने लोगों से लिए हैं। इसी तरह जब मैं ये जो नशे के आदी लोग हैं, कुछ जो ये मावा गुटखा और इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैंने उनको पूछा कि अगर आपको पता है कि ये ख़तरनाक है और आपको ये भी अंदाज़ा है कि आपको कैंसर की तरफ लेकर जा रहा है, तो आपको क्यों नहीं कर रहा है? तो उनके पास भी कुछ इसी तरह के जवाबात होते हैं। तो ये जो हम अपने आप को खुद डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी होश में हमने अपने आप को खुद रखा हुआ है, क्या इसका ऐसा हो सकता है आउटकम कि यही निकले कि कुछ भी ना और मामला चलता रहे? क्योंकि नुकसानात तो हो रहे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि ये फीलिंग क्या है। दूसरा ये कि वैनिटी के हवाले से मैं देख रहा था, आपको बताया मैंने कुछ देर पहले, वैनिटी इंसैनिटी एक बहुत मशहूर एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर हॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग थे, जब वो मेडिकल प्रोसीजर्स गो थ्रू करते थे, कॉस्मेटिक सर्जरीज कर रहे थे, तो उनके फॉलोअर्स उस लाइन पे लग गए थे। आज मैं हमारे यहाँ वो राइजिंग ट्रेंड देख रहा हूँ ख़तरनाक हद तक कि वो वाइटनेस के लिए भी ट्रीटमेंट करवाई जा रही है, बालों के लिए अजीब अजीब ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, इतनी हार्श और रेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रही है कि इट्स मोर हार्मफुल देन ईसीटी। अच्छा, हार्मफुल तो नहीं मैं ईसीटी को कहूँगा, बट ये वो इतनी ख़तरनाक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इतनी क्रिटिकल ट्रीटमेंट को गो थ्रू कर रहे हैं कि आई कैन इवन इमेजिन कि वो अगर आपको किसी पहाड़ से अगर कूदने का कहा जाए वो ज़्यादा ईजी होगा रादर, बट वो रिस्क टेकर बने हुए हैं। ये क्या फीलिंग है? मैं चाहूँगा ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। दो सवाल आपके जी, मुझे समझ आ रहे हैं। एक तो ये कि जैसे कि आपने मीडिया में बात की, आई थिंक फर्स्ट थिंग मेरे पास जम करके जो आई वो माइकल जैक्सन की एग्जांपल आई। यस यस, जैसे उसने डार्क उसकी स्किन टोन से वो वाइट की तरफ आया, नाक और सर्जिकल उसने बहुत से प्रोसीजर्स कराए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये नहीं, बाकी बहुत से एक्टर्स, और अब तो ये रुझान आई थिंक कोरिया में भी और डिफरेंट जिस जाके सर्जिकल प्रोसीजर कराना, नाक सर्जरीज कराना, ये बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में आई थिंक बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसी बिल्कुल सब सारे सर्जरीज इसके कराई अंदर हुई हैं, शामिल हैं। चाहे वो लिप्स की हो चाहे नोज़ की हो, फीमेल ज़्यादा और कुछ मेल्स भी। बात यही है ना कि आर वी हैप्पी विद आवर लुक्स जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उससे क्या हम खुश नहीं हैं? मुझे बचपन से लोग ये कहते रहे तुम्हारी आंखें बहुत छोटी हैं। मैंने कहा मुझे अपनी आंखें बहुत पसंद हैं। वो कहेंगे यार जी यार तुम थोड़े से गोरे हो, तुम नीली कॉन्टैक्ट लेंस लगाओगे तो गोरे लगोगे ज़्यादा। मैंने कहा यार मैं क्यों लगाऊँ, मुझे अपनी काली आंखें बहुत पसंद है। ठीक है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है ना, अगर आप उससे खुश हैं तो आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे आती हैं। सेकंड, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि योर लुक्स आर गुड इनफ तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे आता है। थर्ड, अगर आपकी एजुकेशन है और आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं और आपकी सोचें जो हैं अच्छी पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी। और मैंने देखा है कि पिछले ज़माने के साइंटिस्ट को आप देखें, शक्लें बहुत ऑर्डिनरी होती थी लेकिन दे हैव पर्सनालिटी, उनको देखने का दिल चाहता था। तस्वीर आप देखें, उनकी आंखों में एक अट्रैक्शन होती थी, उनके फेस में ऐसा एक इम्प्रेशन होता था कि आप लगता था कि आप उनके आप देखते रहें, चाहे उनके सामने कोई और हो जो इसके नाक और आँखें और बड़े अच्छे बैलेंस्ड हो, लेकिन पर्सनालिटी मेक्स अ डिफरेंस। और बात ये कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको दिया है वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस पर आप खुश नहीं हैं। यूटिलाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग में ख्याल में हम 10% भी यूटिलाइज नहीं करते अपना। और आई थिंक अगर हम उसको ही यूज़ करें और उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो, विल बी मच बेटर लुकिंग। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, जहाँ मैं बाहर गया हूँ वेस्ट में, वो टेन करते हैं अपनी स्किन और डार्क होना प्रेफर करते हैं, कहते हैं हमें डार्क स्किन पसंद है। यहाँ पे हम गोरा होना चाहते हैं। अच्छा, अब देखा गया तो ब्लैक ब्यूटी को देखते हैं अफ्रीकन, उस पर तो वो कहते हैं वो दैट्स अ ब्यूटी। लेकिन आज से अगर 50-70 साल पहले चले जाएं तो आई थिंक ये अमेरिका में जो है वो एक स्टडी आई थी वाइट डॉल एंड ब्लैक डॉल की, और बच्चों से पूछा गया था कि कौन सी डॉल ज़्यादा खूबसूरत है स्कूल्स में। और ये बड़ी पुरानी स्टडी है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही किसने की थी स्टडी, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ी थी। मेजॉरिटी सेट के वाइट डॉल ज़्यादा खूबसूरत हैं। और बात वही है ना कि ये जो कल्चर था अमेरिका में एक ज़माने में जहाँ ब्लैक को सप्रेस किया गया और वाइट को जो है ना बहुत हाई क्लास दिखाया गया मीडिया में, तो वो चीज़ एक इमेज बन गई कि गुलाम अगर थे अफ्रीका में तो वो काले थे और गोरे थे वो सुपरमेसी और पावर, और उन्होंने दुनिया पे जाके हुकूमत की। तो उसने बड़ा ही एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिया है हमारे
और हम खुद भी जो है ना ब्रिटिश उसके अंडर रहे हैं जब इंडिया में, और इंडो पाकिस्तान सब पूरा एरिया था वो सब कॉन्टिनेंट का जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी रही है, और अफ्रीका में भी। तो आई थिंक इट माइट टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिफोर हम इस उससे निकलें। लेकिन आई थिंक अंदर से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इट हैज़ अ मीनिंग, इट हैज़ अ वैल्यू। हमारी स्किन बहुत सी स्किन से बेहतर है, बिकॉज वी हैव मेलाटोनिन, वी हैव डार्कर स्किन सो वी कैन एब्जॉर्ब सनलाइट, वी हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स, और ये कि स्ट्रॉन्गर टीथ। आपकी स्किन में इतनी जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती, रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं पड़ते। इफ यू गो फॉर द वाइट तो फिर उसमें रिंकल्स आप देखें कि 30s में आती, 40s में आती, बिल्कुल रिंकल्स तेजी से बढ़ते हैं। तो दैट मेक्स अ बिग बिग डिफरेंस। तो अल्लाह ताला ने जो भी रीजनिंग दी है ना, हम हमारे के सन है यहाँ पर, वहाँ पे विंटर है, हर मौसम के हिसाब से स्किन दी है ताकि उस मौसम के हवाले से स्किन अप्रोप्रिएट हो, ताकि वो सन एक्सपोजर को टॉलरेट कर सके। एक तो ये, और दूसरा है कि वो उस जगह पे रहते हुए डेवलप कर सके, उसका ब्रेन भी और फिजिकल हेल्थ भी डेवलप कर सके। अगर हम ये बात समझते हैं साइंटिफिकली और अल्लाह ताला की वसलियत को कि क्या उसने क्यों हमें इस तरह बनाया है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए जोग्राफिकली। और उसको समझते हुए हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी जिस तरह से बनाया है वो बेस्ट बनाया है। अल्लाह ताला की कोई भी जो है ना मखलूक कम नहीं है। बिल्कुल। बाद में साइकेट्री नफ्सियात से रिलीजन की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है नफ्सियात से, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। इसलिए कि हम अगर इस तरह से सोचेंगे तो आई थिंक विल बी हैप्पियर एंड वी विल मेक आवर सेल्फ इवन बेटर। हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए वो टाइम जो आप गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे और नार्सिसिज्म पे हो, दूसरी तरीके से हो, अगर वही आप डायरेक्शन चेंज कर दें, और अगर अपने अंदर पहले सोचें कि आप खुद क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, अपनी फैमिली है, आप हैं, आपके आसपास के लोग हैं, अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर बनाते हुए जो चीज़ आप बेहतर बना रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर करनी है, ताकि वो भी बेहतरी की तरफ आ सकें। जो उनके पास बेहतर है वो आपसे शेयर करें। तो यही हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल होगा एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, कि हम मिल के एक बेहतर कौम बना सकें। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अच्छा, और मैं चाहूँगा ज़रा पहले वाले क्वेश्चन की तरफ भी आए। ये हमारा जो बिहेवियर है, मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं। इवन ये कि एडवर्टिज़म भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा एडवेंचरस हो गए, बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें करना उन्होंने शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है जब आप उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाएंगे एक बिल्डिंग का शीशा तोड़ के दूसरी बिल्डिंग पे चले जाना, आई मीन ये स्टूपिडिटी है वैसे। अब आप इस तरह की चीज़ें अगर दिखाएंगे तो बच्चे उससे बड़ा मोटिवेट होंगे, दैट टू कि वो कोई ठंडी मीठी बोतल जो है वो अगर आप पी लेंगे तो आप बिल्डिंग से छलांग लगा के दूसरी बिल्डिंग पे चले जाएंगे। ये तो कंप्लीट नॉनसेंस है। लेकिन बच्चा जो देख रहा होता है वो तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है, और इवेंचुअली फिर यही हो रहा है। तो बिहेवियर में मैं जो चेंज देख रहा हूँ बच्चों के, वो ये भी आता है कि अगर किसी को रोका जाए, अच्छे कि अगर ये आप ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मावा या गुटखा, वो कहते हैं मुझे अंदाज़ा है कि कितना हार्मफुल है, बट स्टिल मैं रिस्क टेकर हूँ, आई कैन डू एनी थिंग, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। हर तरह इसी तरफ आप उसको लेकर जा रहे हैं। कैसे इससे बचा जाए क्या? क्योंकि अगर ये चीज़ को रोका जाए, मैं तो इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो इस पर बड़ी एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलनी चाहिए कि इस किस्म के स्टूपिड जो एड्स हैं, कमर्शल्स हैं, इनको रोका जाए। तो ये ज़रा बताएं कैसे बच्चों को फिर महफूज किया जाए, प्लीज़। बिल्कुल, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी, मैं समझता हूँ बड़ों में भी बचपना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं मीडिया में, मूवीज़ में, एड्स में, जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती। जो मॉडलिंग जिसे हम कहते हैं, बच्चे जो देखेंगे वही सीखते हैं, वही करने की कोशिश भी करते हैं, और दैट इज़ डेंजरस, क्योंकि जो एग्रेशन गेम्स में नज़र आ रहा है, इसीलिए किसी बच्चे को मार दिया, गन्स यूज़ हो रही हैं, खून खराबा नज़र आ रहा है, रैश ड्राइविंग नज़र आ रही है। बाइक राइड्स को देख लेंगे, जिस तरह से हम आजकल सड़कों पे देखते हैं कि यंगस्टर्स जो है ऐसे ऐसे निकालते हैं जैसे जेम्स बॉन्ड हैं या क्या कौन सी मूवी देख कर आए हैं। दैट इज़ सच अ हाई रिस्क, और स्पेशली हेलमेट नहीं पहनना, फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट एंड दैट्स इट, लाइफ इज़ ओवर।
तो माँ बाप ने आपको इतने प्यार से मतलब पाला, आपको जो कुछ कर सकते थे किया, और आपने लाइफ को ऐसे ही ज़ाया कर दिया। और फिर अगर ज़ाया नहीं किया तो इस पोजीशन पे आ गए कि आपकी टांगे हाथ कोई ऐसी चीज़ ज़ाया हो गई कि फिर आप उसको रिग्रेट करते रहे ज़िंदगी भर। दैट्स रियली जो है ना वो वेरी सेंसलेस और एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि मीडिया पे वो चीज़ें ना दिखाई जाए, क्योंकि लोगों पे इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली बच्चों पे इन चीज़ों का, कि वो तो एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर लाइक स्पंज। तो ब्लैंक स्लेट है उनके लिए, तो बिल्कुल यही है कि उन्होंने कोई चीज़ देखी है, उनको नहीं पता, तो वो गलत चीज़ें सीखेंगे और गलत चीज़ें करेंगे। तो डेफिनेटली उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। मैं तो साइकाट्री में बहुत से पेशेंट्स देखता हूँ, बल्कि ज़्यादातर पेशेंट्स दे हैव नो इंसाइट, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब उनमें इंसाइट नहीं है और नहीं समझते कि हम बीमार भी हैं, तो वो इलाज नहीं कराते। वो कहते हैं हम क्यों इलाज कराएं। पागलपन की सबसे बड़ी एक्सट्रीम जो प्रॉब्लम है ना, जहाँ पर बिल्कुल साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करते हैं, नो इंसाइट इज 90% 95% केसेस में इंसाइट नहीं होती। तो उसमें यही तो होता है कि वो ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है। कहते हैं हम जब गलत ही नहीं है, जब हम बीमारी नहीं है तो हम ट्रीटमेंट क्यों लें। सेम अप्लाइज टू ड्रग एडिक्शन, सेम अप्लाइज टू सिगरेट स्मोकिंग और या गुटखा या मावा। वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, दे आर इन डिनायल, या फिर वो मिनिमाइज कर रहे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी बना रहे होते हैं, या फिर वो उनमें इंसाइट नहीं होती। किसी ना किसी तरह से वो ऐसे बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही मुज़र होता है, और वो अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो इवेंचुअली डेथ इज़ द इवेंचुअल अल्टीमेट आउटकम उसका यही है बिल्कुल। तो विच इज़ सैड, क्योंकि हमें वो चीज़ें दिखानी चाहिए, मीडिया में क्लियरली दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं। अब एक ज़माना था जब एग्जैक्टली दिखाई जाती थी कि जो सिगरेट पीता होता है हीरो, अभी भी दिखाते हैं, और नीचे एक छोटा सा आ जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग जो है ना वो इंजूरियस टू हेल्थ, जिसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक्चुअली जो आ रहे हैं, जो भी एक्टर और सिगरेट पीता हुआ आ रहा है और जाके 2-4 गुंडों को मार के गिराता है, तो लोगों का इंप्रेशन आप यही दे रहे हैं कि भाई ये तो बहादुर इंसान की निशानी, एक हीरो की निशानी है कि भाई वो सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो हम भी इस तरह का स्टाइल मारते हैं ताकि शायद कुछ लड़के ही इम्प्रेस हो जाए कि दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैं कुछ कहता हूँ उससे पहले ब्रेक के लिए कह दिया गया, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ आपकी इजाज़त से, और एक ब्रेक लेने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, और डॉक्टर शफीक यासीन साहब है विद अस, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के आज का जो ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा था, और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात हो रही थी। बिहेवियर हमारा जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और ये फ्रस्ट्रेशन कुछ केसेस के अंदर इस हद तक चली जाती है कि हमें सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम खुद से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खैर एक एक्सट्रीम पोजीशन है, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो, बट ये भी याद रखिए कि अगर कोई इस तरह की अटैम्प्ट करता है, या अगर कोई ऐसा ख्याल रखता है आपकी सराउंडिंग में अगर कोई है, तो आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, और जिस किस्म की फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ पाई जाती है, अभी कुछ देर पहले मैं एक फ्रस्ट्रेशन का तस्करा कर रहा था, तो डॉक्टर साहब से चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि ना घर पे आपके पानी है, ना लाइट है, ना गैस आ रही है इस वक्त तो सर्दियों के अंदर पंजाब के अंदर। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही गैस नहीं है, लेकिन ये कि पंजाब के अंदर और दीगर इलाकों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। डॉक्टर साहब फिर क्या करें ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कोई उनके पास रास्ता ना हो, प्लीज़। देखिए, एक वक्त होगा, मैं समझता हूँ, जब ना इस दुनिया में गैस, बिजली, पानी का इश्यूज इतने ज़्यादा होंगे, और क्लियरली अभी हम सिविलाइज पॉइंट पर हैं, तो इंटरनेट वगैरह भी आ गया है। आई एम श्योर के 30+ ईयर्स अगो तो इंटरनेट भी एग्जिस्ट नहीं था। तो हम उन चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं, और शुक्र अल्लाह का कि हमें वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो एक वक्त पे नहीं हुआ करती थी। फिर अब अगर वो फैसिलिटीज़ थोड़ी देर के लिए चले जाए और ना मिले हमें, तो हम
शिकायत के उसमें चले आते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ चले आते हैं, तो बड़ी इजीली चले आते हैं आई थिंक। और बात ये है कि उस हद तक कि आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो आई थिंक एक तो ये हमारी अपनी अंदरूनी कमज़ोरी है, और ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कभी भी जो चीज़ हमें मिली है वो हमसे ली जा सकती है, बिल्कुल ठीक है, हम मिस कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। और इसमें उस टाइम पे हमें क्या ऑल्टरनेट चीज़ें सोचनी हैं या करनी है या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि हम नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें और कोशिश करें कि फ्रस्ट्रेट ज़्यादा ना हो। एक तो ये, दूसरा ये कि डेफिनेटली इट्स ऑलवेज़ अ मोमेंट कि जब आप इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आप सुसाइड में चले जाते हैं और अचानक से डिप आता है ना, अगर ग्रेजुअल जा रहे हैं तो इट्स अ स्लाइड, लेकिन अगर डिप आता है और अचानक से आप रीजनेबल मूड से सुसाइड की तरफ चले आते हैं तो यूजुअली इट्स अ मोमेंट, और फिर आपको उस मोमेंट से निकलना है किसी तरह से, चाहे वो बहुत प्यार आपके करीबी दोस्त हों या आपके पेरेंट्स हों या भाई बहन हों या जिससे भी आप कन्फाइड कर सकते हैं, आप अपने आप को शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, उससे आपको शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, बात करनी है। बात करने से वेंटिलेट आउट होता है इंसान, हल्का होता है। और दूसरा ये कि एक सेफ्टी भी हो जाती है कि जो आप सुसाइडल फेज से गुजर रहे हैं, कोई है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है और किसी तरह से आपको हेल्प के लिए एडवाइस कर सकता है, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप शेयर करें। और जब उस फेज से आप निकल आते हैं तो फिर आप सुसाइड रिस्क से भी निकल आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सुसाइड तो बहुत कॉमन होता जा रहा है और हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके लिए हेल्प बहुत ज़रूरी है। बड़े यंगस्टर्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं सुसाइड रिस्क के साथ में सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल या नशावर जो ड्रग्स हैं वो ले रहे हैं और बड़े जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कई हैं जो एजुकेशन के बाद ये पहली जॉब को लूज़ करने के बाद सुसाइडल हो जाते हैं। अभी बड़ा यंग लड़का 19 साल का एडमिट था और सिर्फ अभी कल ही मैंने उसे डिस्चार्ज किया है। कम्स फ्रॉम अ लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, गरीब फैमिली से था, फैमिली बड़े पैसे लगा के उसको एजुकेशन दिलाई और फिर वो बड़े उसमें होप में था कि जब मैं जॉब करूँगा तो मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में 3 या 4 हफ्ते में ही उसको जॉब टर्मिनेशन लेटर मिल गया। वो बेचारा जॉब कंटिन्यू नहीं कर सका। उसके सारे जो होप्स थे ज़िंदगी भर का वो अचानक से वो समझा के अब ख़त्म हो गया, कोलैप्स कर गया। और मैं से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो बेटा, आप अभी अर्ली स्टेजेस में हैं, जॉब का चले जाना कोई ऐसी बात नहीं है, फिर दूसरी जॉब मिल सकती है। आपका पॉजिटिव रह के, और यही तो जंग है ज़िंदगी की कि आपको इसी से सीखना है। हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हो जॉब में, पहली जॉब थी, आप अपने इसको बेहतर बनाएं और ट्राई करें कि फिर एक जॉब ढूंढें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। यही तो शॉर्ट स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं, शॉर्टकट्स तो नहीं हैं जो हम समझते हैं कि बहुत जल्दी हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। और यही चीज़ दिखाई जाती है अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे। फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं और ये भी बड़ा डेट्रीमेंटल है कि अगर आप ये चीज़ें दिखाएं कि चीज़ मिल गई है आराम से, टिकटॉकर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चले गए हैं, तो यंगस्टर्स भी एग्जांपल लेते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करके जब हमने ये एजुकेशन अचीव की है या डिग्री ले ली है, तो हम ऐसे क्यों प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं जहाँ पे हम इन प्रॉब्लम से निकल नहीं सक रहे। प्रॉब्लम्स हमेशा से थे, अब भी नहीं है। शायद कंपटीशन बढ़ गया हो, लेकिन एजुकेशन को अटेन करना भी इजी हो गया है। पहले किताबें थी, अब तो फिंगर टिप पे आपके हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो आपको जो नॉलेज चाहिए आपके सामने है। तो कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वक्त के साथ साथ आपको एडवांसमेंट के साथ साथ आपको भी चेंज होना है और रेजिलिएंट होना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिलियंस जो है ना, वो उसकी बड़ी कमी है हमारे अंदर, और ये एक ऐसा वर्ड है जो अगर हम समझ जाए ना तो शायद बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें थोड़ा सा रेजिलियंस अपने अंदर पैदा करनी होगी, ये बर्दाश्त पैदा करनी होगी, आप इसको ये समझ लीजिए। और उसके साथ साथ तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इस मुल्क में,
वहाँ पे जो कुछ होता है हमारे साथ, हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ियाँ जिस तरह चलती हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, नहीं इसका तस्करा कर सकता, एक दूसरे को हाथ के इशारे दिखा रहे होते हैं और इस तरह का हॉर्न दे रहे होते हैं अननेसेसरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करती हैं। फिर जो जाकर हम घर में हमारा बिहेवियर होता है वो बिल्कुल नेचुरल है कि जब ये सब कुछ हम बर्दाश्त करेंगे, और बर्दाश्त करने के अलावा ज़ाहिर हमारे असाब के ऊपर सवार भी होता है, जब घर जाते हैं तो फिर इवेंचुअली यही होता है कि फिर हम बच्चों के साथ और घर वालों के साथ फिर इसके जो है वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो वहाँ पर निकालते हैं। इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, रेजिलियंस पैदा करने की, यानी कि इस मोमेंट पे जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि अगर किस तरह के थॉट्स आते हैं उस मोमेंट से एक लम्हे के लिए बाहर आ जाएं। ये अमूमन ये किया जाता है कि बहुत ज़्यादा किसी मुश्किल सिचुएशन के अंदर हो या कोई पज़ल आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं। हमारे टीचर बताया करते थे अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है आपको नहीं आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अगर आपको नहीं उस वक्त समझ में आ रहा, उसको छोड़ के किसी और सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, राइट वे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्या टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है? अब जरा हम करते हैं रेमेडीज़ के ऊपर बात करते हैं कि किया कैसे जाए। लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहेंगे पॉइंट आउट तो कर दिया, हमें भी पता है ये सब कुछ हो रहा है, बट कैसे इसको ओवरकम करें, ये ज़रा हमारे लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा प्लीज़। नेचर हमें बहुत चीज़ें सिखाती है, मैं Yes. समझता हूँ। और अगर आप नेचर से दूर होते हैं ना तो आप उस टीचिंग से भी दूर हो जाते हैं जो नेचर हमें सिखा रही है। आसपास के परिंदों को देख लें, चूंटियों तक को देख लें, जो आपके आसपास शहद की मक्खियाँ हैं, जो भी हैं, हर एक अपने कामों में लगा हुआ है। जब आप ट्रैफिक से आते हैं जहाँ पर आपके पीछे लाइटें मार रही कोई गाड़ी और आपको ओवरटेक कर रही है और आपको पता है आगे तक सड़क ब्लॉक है, और इवेंचुअली वो अगर आपको ओवरटेक कर भी लेती है तो वो आगे कहाँ तक चलेगी गाड़ी। और मुझे वही नज़र आता है कि वो अहमकाना ही हरकत थी कि उसने इतनी मेहनत की और आगे गाड़ी ले भी गया लेकिन फंसा हुआ आगे जाके। फिर ठीक है, अब घर आके देखें तो वही बात चूंटियों की हो रही थी। चूंटियों की कतार अगर आप गौर से देखें, जो अपने से ज़्यादा वज़न उठाती है और कतार में चल रही होती है, उनका डिसिप्लिन, और कभी आपने देखा कि वो एक दूसरे पे गुस्सा कर रही हैं या एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। तो आप अल्लाह ताला ने जो छोटी छोटी मखलूक भी बनाई है ना, वो एक डिसिप्लिन से, ऑर्गेनाइजेशन से चल रही है। मैंने कभी चिड़ियों को और इनको आपस में एक दूसरे पे गुस्सा करते नहीं देखा, वो चहकती रहती हैं एक टहनी से दूसरी टहनी पे। तो हर उसका मकसद है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और बात समझता हम समझते हैं कि हम बाकी मखलूकों से बेहतर हैं। तो आई थिंक नेचर से हमें अगर टच में रहते हुए कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो हमें सीखनी चाहिए। देन इट्स ऑलवेज अबाउट कि जो आप नेचर की तरफ आते हैं तो आपको काम और अच्छी सुकून की फीलिंग मिलती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें अगर आप नेचर को के करीब आते हैं, अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं तो आपको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। आधे एक घंटे की वॉक कर लें आप, एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं जो कि आपको एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स भी देते हैं, आपको एक्टिव भी करते हैं, आपको आपकी परेशानियों को दूर भी करते हैं। तो अच्छा फूड, अच्छी एक्टिविटी, अच्छी ऑब्जर्वेशन नेचर की, दोस्तों से मिल के बात करना, माँ बाप के पास बैठ जाना या भाई बहनों के पास बैठ जाना या अच्छे दोस्तों के साथ टाइम गुजार लेना, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव आउटकम देती हैं बहुत। और इट्स बेटर देन OTTs। और ये जो आप देखते हैं ना, क्या कहूँ फिर, वो जिसके ऊपर आप सीरीज़ देखते हैं, अब OTTs पाकिस्तान में शायद लोगों को इतना नाम नहीं पता कि वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बहुत सारे नाम हैं, आपके रिमोट में अब तो बटन भी उसका दे दिया गया है, तो आप उसको लगा लेते हैं और वो देखना शुरू कर देते हैं। ये उससे बेहतर है कि आप जो है जैसे अभी बताया जा रहा है उसको टाइम दें। और दूसरा ये कि सबसे पहले कि प्रायोरिटी सेट करें, स्केजुअल एक बनाएं। मैं तो ये इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे आपने वर्कआउट का बताया, आप लोग देखते हैं, सब आपको एडमायर भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इसके पीछे कितना डिसिप्लिन है तो वो पीछे हट जाते हैं कि देख तो डिसिप्लिन, क्योंकि इसमें इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, डिसिप्लिन बहुत सारी चीज़ है। तो वो सारी चीज़ों की जब बात आती है तो वो कहते हैं जी ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ड्रीम फिज़ीक है या ड्रीम स्ट्रक्चर है, इसको अचीव करना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसमें भी एक अलग तरफ चले जाते हैं। ये भी एक, मैं आगे चल के इसके ऊपर भी आपसे बात करूँगा वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर साहब, अब आज का मैसेज क्या हो सकता है? ख़ास तौर पे मैं बच्चों को जब सोशल मीडिया, अब तो बच्चों की बात नहीं करता, बड़ों की भी मैं बात करता हूँ, उनको भी शायद अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं जिनको हम बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं,
अच्छा ये प्रोहिबिटेड हैं हमारे मज़हब के अंदर भी, रिलीजन में भी इस चीज़ को कहा गया है कि इन ट्रेंड्स को कोई भी बग़ैर सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉलो करना, जिसको हम अंधी तकलीद कहते हैं, ना की जाए। बट उस ट्रेंड का हिस्सा बनना आज तो बड़ा ज़रूरी हो गया कि आज टॉप ट्रेंड में अगर मैंने अपने कमेंट्स नहीं डाले या मैं अगर उसमें अपनी तस्वीर मैंने नहीं पोस्ट की, कैसे इसको सेटल किया जाए प्लीज़? देखिए, बहुत सी थेरेपी से बेहतर एक थेरेपी है, चाहे वो एंगर मैनेजमेंट में भी आती हैं और आई थिंक इस हवाले से भी काम कर सकती हैं, जिसे हम ट्रैफिक लाइट थेरेपी कर सकते हैं। रेड, एम्बर और ग्रीन जो हमारी 3 लाइट्स होती हैं, यू स्टॉप, यू थिंक एंड देन यू एक्ट। जब आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो सोशल मीडिया पे जाना चाह रहे हों या कोई भी बात करना चाह रहे हों या कुछ एक्ट करना चाह रहे हों, उससे पहले बेहतर है कि आप स्टॉप करके अपने आप को सोचें कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये क्यों करने जा रहा हूँ, इसका आउटकम क्या होने वाला है। और अगर आप ये रिज़ल्ट देखते हुए ये सोचें कि चलो ये रिज़ल्ट ही मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में, और अगर सपोज सोशल मीडिया को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि चलो मैंने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है मैंने कि भाई चलो वो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे वो दुनिया में कुछ लोगों के काम आ जाएं, तो आप ज़रूर सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो किसी 2-4 मिनट की, आधे घंटे की कोई सुन लेगा तो शायद कुछ सीख लेगा, एजुकेशनल है या अदरवाइज, तो आई थिंक दैट्स गुड। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, हर इस्तेमाल गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ कन्फॉर्मिटी की हद तक रहते हैं कि भाई उसने किया तो मैं भी करूँगा, ये 10 लोग कर रहे हैं तो मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ, और बिला सोचे समझे कि इसका आउटकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई इवेंचुअली में कुछ हासिल नहीं कर रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोचना बहुत ज़रूरी है करने से पहले, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यही आता है कि यू नीड टू थिंक ऑल्टरनेट वेज, बेहतर वेज क्या हैं, बेहतर तरीके क्या हैं। तो आई थिंक मेरा मैसेज यही होगा कि जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, पहले आप सोचें और उसको थोड़ा टाइम दें और फिर उस पर एक्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है आज, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। अब यकीनन बहुत सारी चीज़ें जिन तक की बात पहुँचेगी वो ज़रूर इसके बारे में गौर करेंगे, ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ आज, जिससे गुफ्तगू का आगाज़ किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले तो कभी भी किसी ट्रेंड का हिस्सा बनना आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, याद रखिए। एआई के ज़रिए तस्वीर जनरेट करके मैं देख रहा हूँ हर शख्स लगाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम ये करें। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है, इससे सबसे पहले जो चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये कि किसी किस्म का अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको इस सोचने पे मजबूर करती है कि आप रियल लाइफ में अच्छे नहीं हैं। आपने थ्रू फ़िल्टर या कोई एआई का टूल इस्तेमाल करके अपनी शक्ल अच्छी की है तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। माय पॉइंट इज़ कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म का टूल, और बहुत सारे इसके प्रोडक्टिव यूज़ हैं। मज़े की बात है पाकिस्तान में तो अभी इस बारे में बात ही नहीं हो रही कि पूरी दुनिया में एआई के ज़रिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस स्टूपिड किस्म के ट्रेंड्स का हिस्सा बने कि जिसमें अपनी शक्लों को चेंज करें, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करें। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अगेन आपको किसी किस्म की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कोई वाइटनिंग के इंजेक्शन और नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लेता, तो इनकी कतई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर आप भरोसा रखें, अपनी तालीम पे, अपने किरदार पे, उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इन सारे एरियाज़ पे काम करेंगे तो यकीनन फिर आप जो भी बात कहेंगे वो ना सिर्फ अपना असर रखेगी, बल्कि ये कि लोग वाक़तन आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह के